जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की हमारी इस लाइव चर्चा का जो विषय है, किसी जिज्ञासु ने पूछा कि ये राहु ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने की इच्छा प्रकट की कि राहु का क्या उपाय है। राहु ध्यान योग में, ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न करता है। अब ये कैसी बात है कि राहु बाधा उत्पन्न करता है? ज्योतिष में राहु कई कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, कई कार्य बना भी देता है। वास्तव में राहु है क्या? तो राहु ध्यान योग साधना में बाधा उत्पन्न भला क्यों करेगा? ज्योतिष के अंदर ग्रहों के माध्यम से हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म के अंदर हम जीवन को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि हम सब यहां पर एक बात की चर्चा करते हैं, अध्यात्म में, योग सूत्रों में या अद्वैत सूत्रों में एक बात कही जाती है कि वास्तव में यह जो संसार है मन के कारण ही प्रकट होता है। योग वशिष्ठ में, दूसरे ग्रंथों में संसार भावना मात्र है। त्रिपुरा रहस्य में भी हमने सुना कि संसार भावना मात्र है। वास्तव में मन की चंचलता से, मन की कल्पनात्मक शक्ति की जो क्रिया है, उसी से संसार प्रकट हो रहा है। संसार भावना मात्र है। हम इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं वही संसार है और इंद्रियां ही संसार को प्रकट कर रही हैं। अगर हमें एक सुई चुभे तो दर्द होगा। अगर हमारे शरीर का अंग या हाथ अग्नि में चला जाए तो जलने लगेगा और कष्ट होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी हमें। लेकिन हमारा संपूर्ण सुख और दुख का जो अनुभव है वो सब कुछ इंद्रियों से ही तो प्रकट हो रहा है। तो एक तो यह है कि राहु ध्यान साधना नहीं करने देता। मैंने कहा कि आपने अभी ध्यान योग का कोर्स नहीं किया है। आप ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए, आपको यह राहु की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन राहु को समझना जरूरी है कि राहु है क्या। राहु क्या है? ये राहु केतु सबके जीवन में होते हैं भाई। जितने भी लोगों ने जन्म लिया है सबके लाइफ में राहु है, केतु है। और ये राहु और केतु का साम्राज्य क्या है? राहु और केतु का साम्राज्य क्या है? आज थोड़ा सा हम जीवन को समझेंगे अध्यात्म के माध्यम से, उसमें ज्योतिष का आधार लेते हुए। ऐसा नहीं कि हम ज्योतिष सूत्रों से समझेंगे, बस हम ग्रहों के सही अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के सही अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे, जो उनका मार्मिक दार्शनिक सही अर्थ है। कोई भी ग्रह जीवन में किस प्रकार से कार्यरत है, कोई भी ग्रह जीवन में किस प्रकार से कार्यरत है, तो हमें समझ में आएगा कि अब अध्यात्म में अगर आप देखो कि अद्वैत शास्त्र में एक बात कही जाती है, चतुष्पाद की चर्चा आती है। चतुष्पाद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह जो है सामान्य अवस्था है, जीव की बंधन युक्त अवस्था है। इनसे परे जब जीव हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करता है,
सुपर कॉन्शियसनेस की ओर जाता है तो तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था को वो प्राप्त होता है। तुरीय अवस्था और तुरीयातीत अवस्था को वह प्राप्त होता है। तो जीव ऐसी ऐसी अवस्थाओं में रहता है। अब जो है, हम जो संसार देख रहे हैं, हमें जो संसार दिखाई दे रहा है, वह इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। वह इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। अब जो सामान्य रूप से हमें जो सुख और दुख दिखाई दे रहे हैं, जीवन में कुछ सुख है, जीवन में कुछ दुख है, कुछ सांसारिक रूप से सुख दुख जीवन में हमें भोग प्राप्त होते हैं। तो इन सतरंगी दुनिया को इन आंखों से दिखाने वाला जो ग्रह है, वो वास्तव में आपका शुक्र ग्रह है, जो आपको दुनिया दिखाता है, दुनिया की चकाचौंध दिखाता है। और कुंडली में बहुत पावरफुल और शुभ है, तो सांसारिक भोगों का अंबार भी लगा देता है। ठीक है, सांसारिक भोग विषयों का अंबार भी लगा देगा। तो एक तो सांसारिक इंद्रिय भोग है। कुछ भोग मनुष्य के इंद्रिय और मन के आधार पर सांसारिक ही है। उसमें कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ताकत का होना, मुझे बहुत ताकतवर बनना है, पावरफुल इंसान बनना है, तो मंगल का प्रभावशाली होना जरूरी है फिर आपके जन्म कुंडली में। तो मंगल आपकी मेहनत, आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, और जो महत्वाकांक्षा है, जो एम्बिशियस लोग होते हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मंगल और सूर्य के कारण उनको वो ऐसी दशा में, या फिर पराक्रमी होते हैं, तो मंगल के प्रभाव से होते हैं। तो संसार के जो भोग विषय हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता है, बुद्ध ग्रह से हम देखते हैं, आपके ज्ञान का लेवल है। हम संसार में जीने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है, तो हम उसे बृहस्पति ग्रह से हम देख लेते हैं, गुरु से हम देख लेते हैं। अब ये राहु क्या है? आपका जो कर्म है, आपका जो मेहनत है। अब थोड़ा सा राहु को भी छोड़िए, राहु, शनि और केतु। देखिए, हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं, और इंद्रियों की एक सीमा निश्चित है। इंद्रियों की एक सीमा निश्चित है। इंद्रियां हमें जो भी दिखाती हैं, वो एक सीमा में दिखाती हैं, और इंद्रियों का सुख ही शुक्र ग्रह के द्वारा निश्चित किया जाता है। ये सारे प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। जीवन के साथ, जीवन के विभिन्न अंगों के साथ इन ग्रहों का क्या संबंध है, बस मैं वही आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जितनी भी क्रियाएं आप इंद्रियों से कर रहे हैं, अंतःकरण से कर रहे हैं, मन बुद्धि जिसमें लगी हुई है, वो सभी उन ग्रहों के माध्यम से होता है जिनके पास रोशनी है, जिनके पास प्रकाश है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। अब कुछ ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह और एक स्थूल ग्रह है, जिसके अंदर प्रकाश बहुत तेज नहीं है, बहुत गाढ़ी सी रोशनी है, जिसके पास नीले रंग की। शनिदेव, कल भी हमने शनिदेव की चर्चा की। शनिदेव जो लगभग राहु जैसा ही परिणाम देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो शनि और राहु में लेकिन अंतर है, राहु छाया ग्रह है। अब राहु छाया ग्रह है, शनि के अंदर भी थोड़ी डार्कनेस है, इंडिगो कलर की लाइट वो देता है, डीप ब्लू तरह की रोशनी वो देगा। अगर देगा भी तो बहुत हल्की रोशनी है उसके पास, शनि के पास। बाकी शुक्र बहुत ही चमकीला ग्रह है, बहुत ही चमकीला, सातों रंग चमकते हैं शुक्र के अंदर। तो इस सतरंगी दुनिया को दिखाने वाला जो ग्रह है, और सतरंगी दुनिया की चकाचौंध और सतरंगी दुनिया के भोग
और इसके जो मजे दिलाने वाला जो ग्रह है वह शुक्र है। तो शुक्र वो चीजें हैं, बृहस्पति जो सबको प्रकाशित कर कर ज्ञान को, ऐसा प्रकाश जो ज्ञान को प्रकट करे, ज्ञान को प्रकट करे। एक अग्नि होती है ना जो जलती है आपके, एक अग्नि होती है जो एट बम के अंदर ब्लास्ट होती है। एक अग्नि, आजकल ठंड के मौसम में लोग अग्नि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, आग तापते हैं। एक वो अग्नि है, और एक अग्नि बल्ब के अंदर है, एक अग्नि लैंप के अंदर है, जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, उस रोशनी में, उस रोशनी में ज्ञान को ग्रहण करता है, वह बृहस्पति का प्रकाश है, गुरु का प्रकाश है। वो हमेशा सुखदाई नहीं होता। कई बार वो जब वो ज्ञान प्रकट होता है तो हमें दुख होता है कि हम अभी तक अंधकार में क्यों थे, हम अभी तक अंधकार में क्यों थे, हमें पहले समझ में क्यों नहीं आया, हमसे ये बात छुपी क्यों रही। इसलिए कई बार बृहस्पति की दशा में लोगों को निराशा भी हासिल होती है। तो वो ज्ञान का कारक ग्रह है। जो बुद्ध है, हमारी बौद्धिक क्षमता, आपको दिमाग लगाने की क्षमता आपके अंदर कितनी है। बुद्धि अगर बहुत अच्छा है तो यू विल बी वेरी इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल। आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छा तो आप बहुत लॉजिकली सोचेंगे, बहुत तर्कपूर्ण ढंग से सोचेंगे आप। चंद्रमा आपका मन है जो शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखता है। हाँ, वैसे दोनों एक असुर और एक देव ग्रह है, लेकिन दोनों जो है स्त्री तत्व है, स्त्री तत्व है, दोनों में सौम्यता है, दोनों में, चंद्रमा में भी शुक्र में भी। तो इस प्रकार से भावनात्मक भावनाएं, हमारे मन में जो भावनाएं चलती हैं उसका कारक चंद्रमा है। अब आइए चंद्रमा के कुछ रहस्य मैं आपको बताऊंगा आज। हालांकि ये जीवन में ये किस ढंग से काम कर रहे हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है। सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल अच्छा होता है, उसके अंदर योग के मार्ग पर आगे बढ़ने की क्षमता भी अच्छी होती है, सोच समझ अच्छी होती है, धैर्य अच्छा होता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में सूर्य सही स्थिति में हो, सूर्य सही स्थिति में होना, ये बात समझना भी बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम जो है गलत ढंग से चीजों को समझ लेते हैं। सूर्य अगर उच्च का होगा तो हो सकता है बहुत सारे नकारात्मक फल भी दे, भले ही यश दे दे, लेकिन नकारात्मक फल भी बहुत सारे देने की समस्याएं देखी गई हैं। तो वास्तव में एक संतुलित अवस्था में कोई भी ग्रह एक संतुलित अवस्था में बहुत ही अच्छा फल देता है। तो जीवन के अंदर ये ग्रह है। अब प्रश्न आता है कि राहु क्या है। सीधी सी बात है, राहु वो चीज है जो आप इन आंखों से देख नहीं पाते। राहु क्या है? राहु वो चीज है जो आप इन आंखों से देख नहीं पाते। जहां आपकी इंद्रियां सही ढंग से काम नहीं करती, कई बार वो आपकी सोच के परे की चीज है। राहु राहु आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है राहु। जब वो हावी हो जाएगा तो वो अपना रिजल्ट देकर ही जाएगा। राहु फॉग है। अभी ठंड का मौसम है ना, पंजाब में आप जाइए, कभी दिल्ली से पंजाब यात्रा कीजिए बाई कार, आपको घना कोहरा मिलेगा। अगर रात में यात्रा कर रहे होंगे तो बहुत ही घना कोहरा मिलेगा, बहुत भयानक कोहरा आपको मिलेगा अगर रात्रि के समय आप यात्रा कर रहे होंगे तो ये जो कोहरा है, कोहरे में लोग गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? वैसे लोग सोचते हैं जब गाड़ी नॉर्मल कोहरा ना हो, सामान्य दिन हो, गर्मी का मौसम हो, तो लोग ड्राइविंग करते हैं तो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़कर अपनी स्पीड बढ़ा लें और जहां पहुंचना है वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। कुछ लोग कई बार रिस्क लेते हैं तो वो उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो
राहु क्या है? राहु फॉग है, घना कोहरा है। वो चीज है जो आपके सामने प्रकट नहीं है, वो राहु है। और वो अचानक से प्रकट हो जाए, जैसे कोहरे में होता है। कोहरे में जब लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे के पीछे चलाते हैं। कोहरे में जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा एक दूसरे के पीछे चलाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूं आपको। वो सोचेंगे कि भाई ये आगे जाए, मैं पीछे रहता हूं, ये पीछे पीछे, में इसको कुछ हुआ तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि रास्ता साफ नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर तक ही आपको विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए कोहरे में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं। कोहरे में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो रात को कोहरे में, तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं होगी और आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा कुछ। और फिर आगरा एक्सप्रेसवे पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। एक से एक साथ लाइन में कई गाड़ियां टकराती हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार जो है कोहरे में जानवर रोड पे आ जाते हैं, दिखाई देता नहीं है गाड़ी वाले को, और जानवर को गाड़ी नहीं दिखाई देता है। ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं। कोई नीलगाय आ गया, कोई भारी भरकम जानवर, गाड़ी वाले को ज़्यादा नुकसान हो जाता है उसमें, ऐसे देखा गया है। तो राहु की प्रकृति वो है जो आपको इन इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा, जहां आपका लॉजिकल सिस्टम पहुंच नहीं रहा है, जहां आपके बृहस्पति देव का ज्ञान पहुंच नहीं रहा है, राहु की पहुंच वहां तक है। अगर हम कहें कि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा पहुंच वाला ग्रह कौन सा है, तो वो राहु और केतु ही है। केतु भी है, केतु पूरा अंधकार है, फिर कुछ अंधेरा। और राहु फॉग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन। केतु अचेतन है, पूरी तरह से अचेतन। तो सबकॉन्शियस माइंड है वो। तो आपके ऊपर क्या होगा जब सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाएगा? तो राहु की दशा में या राहु के प्रभाव से आपके जीवन में एक विशेष प्रक्रिया नजर आएगी। सामान्य रूप से, अब राहु अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्था में यह प्रभाव आएगा। क्या प्रभाव आएगा? ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। राहु की दशा में ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। आप सोचोगे ज्यादा, एक जगह बैठ जाओगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम एक जगह बैठ जाते हैं और किसी चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। परिवार का कोई मैटर हो, चाहे कोई ऑफिस का, स्कूल, कॉलेज, कहीं का भी कोई मैटर हो, आप उसे सोचने लग जाओगे और सोचते सोचते 2 घंटे बीत जाएंगे। घड़ी देखोगे तो अरे 2 घंटे बीत गए, मैं सोचता ही रह गया। राहु की दशा में छात्रों के साथ क्या होता है, वो अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाएंगे। स्टडी टेबल पे बैठेंगे, किताब खोल लेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे और 10 मिनट बाद जो है वो किताब से की दुनिया से निकलकर कल्पनाओं की दुनिया में खो जाएंगे और समय बीत जाएगा 2 घंटा। उनके माता पिता सोचेंगे भाई बेटा तो बहुत पढ़ रहा है, 2-2 घंटे पढ़ रहा है। और बेटा कोई बिगड़ नहीं गया है, वो बेटा कोई बिगड़ नहीं गया है, वो बेचारा राहु के प्रभाव में है। वो राहु के प्रभाव में है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है राहु के प्रभाव के कारण। आपका जो अवचेतन मन है वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। और अवचेतन मन के अंदर आपके इमोशंस हैं, आपके डीप रूटेड डिजायर्स हैं, आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स उसमें डीप रूटेड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, जो आप बहुत कुछ पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हैं, और कुछ जीव की नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो राहु आपको डाल देगा विचारना में। आप सोचते रह जाओगे, कल्पनाओं में खो जाओगे, सोचोगे और लंबी लंबी सोचोगे, छोटी मोटी नहीं सोचोगे, लंबी लंबी सोचोगे आप। लंबी लंबी आप सोचना शुरू कर देंगे, बहुत लंबी सोच हो जाएगी आपकी। और एक बार बैठ जाओगे तो 2-2 घंटे आप सोचने में ही बिता दोगे।
लंबी लंबी ही आप सोचते चले जाओगे, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी फिर। तो राहु की यह स्थिति बनती है। तो राहु ओवर थिंकिंग दे देता है। राहु की दशा जब भी चलेगी ओवर थिंकिंग हो जाएगा, ड्रीम्स बढ़ जाएंगे। राहु की दशा में क्या होगा? ड्रीम्स बढ़ जाएंगे, सपने बहुत आने लगेंगे आपको। कई बार अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं लोग राहु के प्रभाव से। तो अब क्या है, राहु फॉग है, अंधेरा है, या फिर राहु इल्यूजन्स क्रिएट, क्योंकि फॉग के अंदर क्या होता है, कोहरे के अंदर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। कई बार कोहरे में विजिबिलिटी आपको मुश्किल से, आपको 5 मीटर तक की विजिबिलिटी रह जाएगी, 5 मीटर से आगे की चीज आपको दिखेगी ही नहीं। 5 मीटर से आगे की चीज आपको दिखेगी नहीं फॉग में, कोहरे में। तो बड़ा असमंजस होता है आदमी के जीवन में कि भाई वो क्या करे, किस तरह से करे, जीवन में कैसे आगे बढ़े। अब तो चलो राहु के बहुत सारे ज्योतिष उपाय हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहु अगर कोहरा है तो कोहरे के काटने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बताइए। अगर आपको कोहरे में अगर ड्राइविंग करना है, सीधा सा बात आइए, अगर मान लीजिए अगर आपने ड्राइविंग नहीं भी किया है तो भी आप इमेजिन कीजिए कि आप कोहरे में ड्राइविंग कर रहे हैं, और अगर आपने कोहरे में ड्राइविंग की है तो भली भांति आप जानकार होंगे कि भाई कोहरे में गाड़ी कैसे चलाई जाती है। आगे भागने की कोई कोशिश नहीं, ये मैं ज्योतिष के आधार पर कुछ आपको बता रहा हूं। आगे भागने की कोई कोशिश नहीं, आगे भागने की कोशिश मत करो। लेकिन राहु क्या करेगा? राहु चने की झाड़ पे चढ़ाता है, राहु चने की झाड़ पे चढ़ाता है। गाड़ी चलने लगी तो आपको लगेगा अरे वाह, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी तो भाग रही है, अब तो कोई रुकावट आएगी नहीं, और अचानक से रुकावट आ जाएगी, अचानक से रुकावट आ जाएगी। तो अचानक घटने वाली घटनाएं भी राहु के कारण होती हैं। ये ऐसा नहीं कि राहु के कारण अचानक घटने, क्योंकि राहु की प्रकृति ऐसी है, उसका नेचर फॉगी नेचर है, वो आपके माइंड को इल्यूजन से भर देगा, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो कोहरे में, तो कोहरे में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई गाड़ी मुझे ब्रेक क्लच संभाल के चलाना है। लॉजिकल माइंड का और आप अपने नॉलेज का बहुत प्रयोग करते हो, बहुत प्रयोग करते हो। तो लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है वो बुध ग्रह से आती है, और जो नॉलेज है वो गुरु ग्रह से आता है। और साथ में साहसी होना बहुत जरूरी है, हिम्मत, साहस का होना जरूरी है। तो साहस जो है व्यक्ति के अंदर मंगल से आता है। राहु क्या किसी को साहसी बनाता है? कोई साहसी नहीं बनाता राहु। राहु फॉग है, तो साहसी कहां से बनाएगा आपको? लेकिन राहु के साम्राज्य में, राहु के प्रभाव में ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए राहु देव से आप बचेंगे कब? जब आपकी बुद्धि सही से काम करेगी, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में बुध का अच्छा होना जरूरी है। वैसे तो हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में ध्यान करते समय लोग कहते हैं कि बहुत विचार आते। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो बैठते हैं ध्यान करने के लिए और कुछ देर में विचारों का तूफान आ जाता है, और फिर हम विचारों की हवा में बह जाते हैं, और फिर बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं, टाइम भी निकल जाता है। मन है, मन का वो हर हिस्सा जो आपके सामने प्रकट नहीं है, वो ध्यान की अवस्था में प्रकट होने लग जाता है। आप मन पर ताकत लगाते हो, जब ध्यान योग करते हो तो आप मन पे ताकत लगाते हो, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो वो अपनी ताकत लगाएगा ना।
तो जितनी छुपी हुई शक्तियां हैं ना, मन सब सामने ले आएगा, सबको सामने ला के रख देगा। करो ध्यान, तुम करो ध्यान। तुम ध्यान करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, कर लो। तो आपका जो मन का जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो स्वयं राहु है। और राहु के प्रभाव से ओवर थिंकिंग तो होनी ही होनी है। तो समझ लो कि जब भी ओवर थिंकिंग आपके ऊपर हावी हो गई, तो समझ लो कि राहु ही हावी हो रहा है। अब राहु की दशा चले चाहे ना चले, वो चेक कर लेना। अगर ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही तो पक्का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं राहु जरूर चल रहा होगा, या गोचर में कोई स्थिति लेकर बैठा होगा। पहले दशा ही देखना चाहिए, गोचर बाद में देखना चाहिए। तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में या सूक्ष्म दशा में कहीं ना कहीं राहु आ गया होगा, और वो ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है। हमेशा ही राहु है। और कई बार उच्च का चंद्रमा, मैंने देखा है कि कई बार उच्च का चंद्रमा भी राहु जैसा प्रभाव देता। हां, डिप्रेशन नहीं देगा उच्च का चंद्रमा, लेकिन भावनाओं की हवा ऐसी बहाएगा। अब कई बार उच्च की चंद्रमा को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर अकेले बैठा हो तो चंद्रमा अकेला कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और साथ में उसके आसपास का कोई ग्रह भी ना हो, आगे पीछे वाले घरों में, तो चंद्रमा और अच्छा नहीं माना जाता। फिर वो राहु जैसा फल देने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार उच्च का चंद्रमा भी राहु जैसा फल देने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। और अगर राहु और चंद्रमा एक साथ हो गए तो आप विचित्र प्रकार की पर्सनालिटी को बनाता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावनाएं इतनी उछाले मारती हैं, इतना, कभी भावनाओं के वशीभूत होकर कुछ हो जाएगा, कभी भावनाओं के वशीभूत होकर कुछ हो जाएगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से चलिए, ये ज्योतिष विश्लेषण है, हम राहु के स्वरूप को समझते हैं। राहु इज योर सबकॉन्शियस माइंड, मन का वो हिस्सा जिसे आप नहीं जानते, वो हिस्सा जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। जीवन में ऐसी घटनाएं जिनके लिए आप तैयार नहीं है, कई बार वो अच्छी घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि राहु हमेशा बुरी घटनाओं को घटाता है, नहीं। कई बार जीवन में ऐसी सफलता दिला देगा आपको कि आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि भाई मैंने ऐसा किया क्या था कि मुझे ऐसा मिल गया। राहु कई बार आपको ऐसी सफलता दिला देगा, ऐसे पद पर ले जाकर बिठा देगा और इतना लाभ दिला देगा कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हां, भाग्य नामक चीज तो होती है। भाग्य तो होता है, अपने आप बिना किए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो राहु ऐसा धन भी लाता है, राहु ऐसी सफलता भी लाता है जिसमें आदमी ने बहुत कुछ किया नहीं है, बहुत ताकत नहीं लगाई है, लेकिन अपने आप प्राप्त हो गया, आकस्मिक। तो राहु ऐसी ही चीजों का ग्रह है जो हमारे सामने प्रकट रूप में नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है। लेकिन अगर राहु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात ज्ञान अगर ना भी पड़ रही हो, अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा कर लो, अगर आप ज्ञान के प्रति जागरूक हो जाओ और अपने लॉजिकल कैपेबिलिटी को यूज करो, अर्थात बुद्ध का प्रयोग करो, और साथ में संतुलित मंगल का अगर प्रयोग हो, तो राहु को ये तीनों ग्रह बांधने की क्षमता रखते हैं। राहु के संपूर्ण समस्याओं को समाधान करने की ये तीन ग्रह क्षमता रखते हैं। कौन कौन से? मंगल हो गया, बुध हो गया, और बृहस्पति हो गया, अर्थात ज्ञान से, नॉलेज से। अगर सामने घना कोहरा है तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए, अपने अनुभव का प्रयोग कीजिए। अगर सामने घना कोहरा है तो आप अपने लॉजिकल माइंड की कैपेबिलिटी का यूज कीजिए, लॉजिकल ब्रेन, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कीजिए, बुद्धि लगाइए वहां पर। क्योंकि सामने घना कोहरा छाया है, पता नहीं चल रहा है, बस 5 मीटर तक शायद कुछ आपको दिख रहा है, उसके आगे विजिबिलिटी है ही नहीं। और अपने साहस को संभाल के रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए।
बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए राहु की दशा में। जितना दिखाई दे रहा है ना उतना ही कदम बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए जरूर। तो अगर ये 3 ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, व्यक्ति के अंदर साहस हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कुंडली में मंगल कहां बैठा है, बृहस्पति कहां बैठा, हटाइए उन सब बातों को। अगर जीवन में कोहरा छा गया है, जीवन में ऐसी स्थिति बन गई है कि आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, और एक बार चने की झाड़ पर चढ़कर गिर चुके हैं, राहु करता है ऐसा, ओवर कॉन्फिडेंस देगा कि चलो भाई कोहरे में भी गाड़ी दौड़ाओ, गाड़ी तो भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसी गलती मत कर देना, 2 नंबर गियर से ऊपर गाड़ी को ले मत जाना कोहरे में। ज्यादातर तो वो 1 नंबर पे ही खसकते हुए आप जाओगे अगर समझदार हो। लेकिन अगर लग गया कि भाई रास्ता तो खाली ही मिल रहा है, कोहरा है लेकिन रास्ता खाली है, चलो गाड़ी भगाते हैं, हो गया काम आपका, गए काम से। चने की झाड़ पर चढ़ना इसी को बोलते हैं। तो राहु तो हमेशा ही है जीवन में, कब राहु नहीं है, हमेशा ही व्यक्ति को संतुलित साहस का होना, उत्साह का होना जरूरी है। समझ लीजिए कि राहु का साम्राज्य बहुत बड़ा है, उतना साम्राज्य तो हम इस इंद्रियों से जितना नहीं देख पाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड ही ज्यादा हावी रहता है। राहु की दशा चले चाहे ना चले, फिर भी हमारे जीवन पर सब कॉन्शियस माइंड का प्रभाव ज्यादा रहता है। ओवर थिंकिंग आएगी, ध्यान करेंगे, इसीलिए ध्यान योग को सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, ट्रिक्स जरूरी हैं कि अगर ओवर थिंकिंग आती है, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ट्रिक यूज़ करें। जो लोग ध्यान योग कोर्स करते हैं उनको इस बात को समझाया जाता है, उनको यह बात समझाई जाती है कि कैसे ओवर थिंकिंग को रोकना है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हाँ ठीक है, कई बार ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं कि ओवर थिंकिंग या सूक्ष्म चीजें हमें हमें समझ में ना आए। ये जितनी भी सूक्ष्म जगत है उसका मालिक राहु है, उसका उसके वही राज करता है उनके ऊपर। वैसे वो ब्रह्मा का लोक हम कहते हैं, लेकिन जब तक हमें जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान नहीं है, जिन विषयों का हमें ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो सब राहु का विषय है, वो सब राहु का विषय है। जिस मीडियम के बारे में हम, इसलिए समुद्र, अब बताइए कि दुनिया में जल कितना है संसार में, 75% यह जो पृथ्वी है जल से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। वैसे तो जल चंद्रमा का कारक तत्व माना जाता है, लेकिन जो जल की गहराई है वो राहु है। समुद्र की जो यात्रा है, राहु शांत होता है उससे। जब आप पानी के ऊपर तैरते हो तो चंद्रमा है, लेकिन जब पानी में डुबकी लगा लेते हो तो राहु के साम्राज्य में चले जाते हो, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। पानी के बाहर सर निकालोगे तो शोरगुल, कभी आपने अनुभव किया हो, आपने नदी में स्नान किया हो, हरिद्वार में, ऋषिकेश में या काशी में गंगा स्नान है, कहीं पर नर्मदा स्नान किया हो या शिप्रा नदी में स्नान किया हो, तो आप देखेंगे कि जब आप डुबकी लगाएंगे तो सारा शोरगुल खत्म हो जाएगा। तो डुबकी लगाने के बाद आप राहु के साम्राज्य में चले जाते हो। समुद्र के भीतर जो हैं, जो मछलियां रहती हैं, जो सांस अलग ढंग से, उनकी दुनिया अलग है, उनका मीडियम अलग है, उनका माध्यम अलग है, उनकी इंद्रियां अलग ढंग से कार्य करती हैं। उनके लिए जैसे ही वो पानी से बाहर निकालोगे उनके लिए मौत है, वो सफोकेट होती है, घुटन महसूस होती है मछली को पानी के बाहर, और हमें पानी के भीतर घुटन महसूस होती है। तो वो दुनिया जो हमारे इंद्रियों की पहुंच के बाहर है वो राहु की दुनिया है। लेकिन अगर ज्ञान का लेवल बढ़ा लिया जाए, अगर
गुरु की दृष्टि केतु पर हो जाए, राहु पर हो जाए, और आपकी कुंडली में बुध शुक्र के प्रभाव से मुक्त रहे। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध जो है शुक्र के प्रभाव, बुध मतलब बुद्धि, और वो अगर भोग में लिप्त हो जाएगा तो खराब हो जाता है, फिर वो राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि अगर बुध ग्रह शुक्र से आगे चलेगा तो बुध ग्रह खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर शुक्र का रोशनी पड़ जाएगी और शुक्र के प्रभाव में वो चला जाएगा। लेकिन अगर बुध ग्रह शुक्र से पहले रहेगा, पहले के घरों में रहेगा, तो राहु अच्छा हो जाता है। राहु अच्छा हो जाता है कहने का मतलब आपके बुद्धि में राहु को नियंत्रित रखने की क्षमता आ जाती है। आपकी बुद्धि में राहु को नियंत्रित रखने की क्षमता आ जाती है जब आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ओवर थिंकिंग हो, जीवन में डिप्रेशन आए, जीवन में लगे कि भाई सामने फॉग छाया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या करना है, तो 3 चीजों का सहारा लीजिए। एक तो ज्ञान का, एक तो बुद्धि का, और एक साहस का। साहस का, सही ज्ञान और संतुलित ज्ञान और आवश्यक ज्ञान, व्यर्थ का ज्ञान नहीं। अगर व्यर्थ का ज्ञान, अनावश्यक ज्ञान, अनावश्यक चीजों को पढ़ना, अनावश्यक चीजों को जानने की कोशिश आदमी तब करता है जब स्वयं बृहस्पति राहु के दूषित हो रहा हो, राहु से। लेकिन अगर आप ज्ञान, इसीलिए गुरु की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। गुरु की दृष्टि का बहुत महत्व होता है, ज्योतिष में भी और संसार में भी। तो बृहस्पति की दृष्टि राहु पे चली जाए, कहने का तात्पर्य कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर राहु से परेशान हो रहे हैं तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि का सकारात्मक रूप से प्रयोग कीजिए, तर्कपूर्ण ढंग से प्रयोग कीजिए, और अपने साहस को बढ़ाइए। साहस, संतुलित साहस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में रहिए, एक बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस में रहिए, और अपने अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे आपके मन में हो चाहे शरीर में हो, उसको बाहर निकालिए। राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। सफाई कीजिए, सफाई। इसलिए राहु का उपाय कहते हैं कि जितनी गंदगी को हम साफ कर लें, राहु की शांति होती है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग इज राहु। तो ध्यान योग में राहु का सामना तो सबको करना पड़ता है, अर्थात ओवर थिंकिंग का सामना। जब भी आप ध्यान योग में आगे बढ़ेंगे तो ओवर थिंकिंग आ जाएगी, तरह तरह के विचार आ जाएंगे, तरह तरह के इल्यूजन्स आ जाएंगे। तो 3 चीजों का, 3 शक्तियां अगर आप लेकर चलेंगे, एक तो ज्ञान, नॉलेज, राइट नॉलेज, ज्ञान योग जरूरी है, और मंगल कर्म योग का कारक है। संतुलित साहस और कर्म करना जरूरी है, और विवेक ख्याति जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन, बुध ग्रह क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। कहां राहु बैठा है, कहां बुध बैठा है, कहां बृहस्पति बैठा है, मैं ये चर्चा करने के लिए ये लाइव नहीं कर रहा हूं। जब आपके जीवन में ऐसी समस्या आए, ओवर थिंकिंग बढ़ जाए, जीवन के अंदर डिप्रेशन, जीवन के अंदर साफ साफ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे कैसे कदम बढ़ाना है, तो 3 चीजों का सहारा लेना चाहिए, ज्ञान का, बुद्धि का और साहस का। एक संतुलित साहस का। तो राहु खुद ही आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर कई बार चला जाता है। कई बार अनवांटेड जो थिंकिंग होती है, राहु अच्छा है तो आदमी प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है अच्छी अच्छी, और बुरा है तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, अनकंट्रोल्ड माइंड, और कई बार बाइपोलर। और ठीक यही चीज शनि के प्रभाव से भी आता है, विशेषकर शनि और सूर्य का संबंध बने जन्म कुंडली में तब। तो चलिए, वास्तव में जब जीवन में ऐसी स्थिति बने, राहु जैसी स्थिति बने, राहु की दशा चल रही है नहीं चल रही है वो एक अलग बात है, वो ज्योतिष व्याख्या है। लेकिन महानुभाव का जो प्रश्न है वो आध्यात्मिक है कि राहु ध्यान योग करने नहीं देता, क्योंकि मन पर बहुत ज़्यादा विचार हावी हो जाते हैं, सबकॉन्शियसली ऐसे ऐसे विचार आते हैं।
एक साधक ने बताया कि मैं साधना करता हूं तो ऐसे ऐसे विचार आते। एक महिला साधिका है, साधिका ने कहा कि मैं जब साधना करने बैठती हूं तो मुझे ऐसे ऐसे विचार आते जो कभी नहीं आते, लेकिन साधना में आ जाते हैं। और शायद मैं साधना कर ही नहीं पाती हूं। मेरे गुरुदेव अब है नहीं शरीर में, अगर वो जीवित होते तो मैं इनसे उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछती। मैंने पूछा अपनी संस्था में जाकर, सही सही उत्तर मुझे मिला नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए ध्यान योग का जो कोर्स है, ध्यान योग का जो कोर्स है वो जरूरी है। आपको सही स्किल मिलेगा। ध्यान करना स्किल है। आपको सही स्किल मिलेगा, सही टेक्निक मिलेगा, सही तरीका मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आप गहरे ध्यान में उतर सको और अपने मन की चंचलता को पूर्णतः शांत कर सको। आप अपने मन की चंचलता को पूर्णतः शांत कर सको। तो जब भी जीवन में फॉगी सिचुएशन हमें फेस करना पड़ता है तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। हर काम धैर्य के साथ, बुद्धि विवेक से विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और साथ में संतुलित उत्साह और साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड जब हावी हो जाएगा आपके ऊपर, तो सपने बहुत आएंगे आपको और आपके ड्रीम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हावी होने लगेंगे आपके अंदर। तो आपने हमेशा ही ध्यान योग के स्किल का यूज़ करना है। तो ध्यान योग का जो कोर्स चलता है, अभी ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 20 दिसंबर से जिन चल रहा है, 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा अभी। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और सही तरीके से ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरूर इस कोर्स का लाभ उठाएं। जरूर इस कोर्स का लाभ उठाएं। ध्यान मार्ग पर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर कोर्स का लाभ उठाएं। कोर्स आपको प्रिपेयर करता है हाउ टू मेडिटेट। कोर्स आपको प्रिपेयर करता है हाउ टू मेडिटेट। आपको मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है, ध्यान योग कैसे करना चाहिए हमें, यह हमें क्लियर हो जाता है। और हम मेडिटेशन से भी आगे की अवस्था है ध्यान। मेडिटेशन में तो एक फोकस कंटेम्पलेशन चलता है, फोकस थिंकिंग चलती है, लेकिन उससे भी परे की चीज़ है ध्यान। जब हम ध्यान में पहुंचते हैं तो मन बिल्कुल स्थिर, शांत, मन की चंचलता शांत होने लग जाती है, विचार स्थिर होने लग जाते हैं, चित्त वृत्तियाँ शांत होने लग जाती हैं और हम अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन बीच में राहु ही मारा है। कहते हैं बुद्ध जब ध्यान में बैठे, ध्यान में जब बुद्ध बैठे तो मारा का आक्रमण होता है। अनेकों विचार, अनेकों वृत्तियां, अनेकों वासनाएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो किसी एक साधक के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी, और भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने मन को नियंत्रण में करो, तो अर्जुन क्या कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चंचलम ही मना, यह मन बहुत ही चंचल है, वायु के समान है, इसका निग्रह करना अत्यंत ही दुष्कर है। कैसे इसका निग्रह करें? भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो बनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह बहुत ही दुष्कर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, महर्षि पतंजलि ने लिखा, अभ्यास वैराग्य से ही चित्तवृत्ति का निरोध होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य में लग जाओ, डू द प्रैक्टिस। धीरे धीरे ये राहु कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, केतु का अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु और केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो वो शुभ फल देते हैं। शुभ फल देने का मतलब क्या है? जो चीजें अंधकार में पड़ी थी उन पर रोशनी पड़ गई, ज्ञान की दृष्टि पड़ गई उस पर।
इसलिए उनकी जो अशुभता है वो कम हो जाती है अगर बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो। क्षमा करें, बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़ जाए, केतु पे पड़ जाए। कुंडली का एक सूत्र है, लेकिन हमें फिलॉसफी को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि केतु के ऊपर बृहस्पति ग्रह के दृष्टि पड़ने का अर्थ क्या है, राहु के ऊपर बृहस्पति ग्रह का दृष्टि पड़ने का अर्थ क्या है। अब हम जीवन में, वैसे तो मैं, क्योंकि YouTube पर ज्योतिष चर्चाओं की भरमार है और कुछ ज्योतिष चर्चाएं भ्रमित करती हैं, कुछ अच्छी बातें भी बताती हैं, सटीक नॉलेज भी कुछ चैनल से मिलता है, और कुछ भ्रमित करने वाले भी चैनल हैं, कुछ आधी अधूरी बात बताने वाले चैनल भी हैं। लेकिन अगर आप ग्रहों के सही अर्थ को समझ लो, बृहस्पति मतलब नॉलेज, ज्ञान, तो अगर हमारे सामने फॉगी सिचुएशन क्रिएट हो गया है लाइफ में, हो सकता है फॉगी सिचुएशन, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर लाइफ में फॉगी सिचुएशन क्रिएट हो गया है तो यूज योर नॉलेज पावर, डेवलप योर नॉलेज, अपने ज्ञान का विकास करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। खास करके लाइफ के बारे में नॉलेज को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। हाउ दिस लाइफ इज वर्किंग, ये लाइफ कैसे चल रही है, यह जीवन कैसे चल रही है, और स्वयं के बारे में ज्ञान तो अत्यधिक आवश्यक होता है कि हम स्वयं को, अपने असेंबलिंग को समझे। हम कंप्यूटर के असेंबलिंग समझते हैं, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे भाई, तुम कंप्यूटर की असेंबलिंग समझ रहे हो, कभी अपनी असेंबलिंग भी समझो कि हु आर यू, आप कौन हो, आपकी चीजें, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां कैसे असेंबल होती हैं, कैसे असेंबल्ड हैं ये सारी चीजें। हमारे विवेक चूड़ामणि ग्रंथ हो गया, ये क्या समझाता है, असेंबलिंग तो समझा रहा है। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, विवेक चूड़ामणि में इसका वर्णन है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश क्या है, ये हमारी असेंबलिंग ही तो है, ये हमारी असेंबलिंग ही तो है। तो ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष ये कहता है कि राहु के ऊपर, केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से इनमें शुभता आ जाती है। दूसरी बात, अगर बुध ग्रह अच्छी है, अगर बुध ग्रह शुक्र के प्रभाव से वंचित है और शुक्र के पीछे चल रहा है, पीछे के घरों में है, तो फिर बुध भी बहुत अच्छा हो जाता है, और बुध के अच्छा होने से राहु अच्छा हो जाता है। राहु अच्छा हो जाता है, फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगी, फिर जो है एक प्लान्ड वे में आप थिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए, जितनी भी चीजें आपको दिखाई नहीं देती ना, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ऊपरी हवा आ गया, वो जो सूक्ष्म जगत है, स्वप्न लोक, उस सूक्ष्म लोक में घूमने वाले जो योनियां हैं, वो सब राहु के साम्राज्य में है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। जब हम जान जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। राहु पिछले जन्म को भी दिखा देता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इंटरनेट भी राहु है, क्योंकि इंटरनेट जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आंखों से दिखाई नहीं देती ना, इसलिए। तो राहु का साम्राज्य जो हमारी इंद्रियों के परे की चीजें, जो इंद्रियां जिनको प्रकट नहीं कर पा रही हैं, और वो है, और अनेकों रूप धारण करके जीवन में हमारे सामने आती रहती है, ऐसी चीजें जो हमारी इंद्रियों के साम्राज्य से बाहर है, और कई बार वो बहुत खतरनाक रूप वाली होती हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम उनसे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए राहु फॉग है, कोहरा है, कोहरे में गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है, सामने से कौन आ रहा है, जल्दी पता ही नहीं चलता। अचानक से पता चलता है कि सामने में गाड़ी आ गई, अचानक से पता चलता है सामने में डिवाइडर आ गया, अचानक से पता चलता है सामने गड्ढा आ गया। तो राहु आकस्मिक घटनाओं को घटित करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है, फॉगी नेचर का है। तो फॉगी नेचर, स्वप्न, स्वप्न की दुनिया,
विचारों की दुनिया, सूक्ष्म लोक, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, सूक्ष्म लोक, यही तो राहु का साम्राज्य है। तो आप समझ पाए होंगे। तो ज्ञान की शक्ति, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं होता। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ज्ञान से ही कुछ हृदय में छुपे हुए उस परमात्म शक्ति को कोई जान सकता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए ज्ञान, बुद्धि, विवेक और साहस से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस राहु रूपी समस्या का समाधान भी हो जाता है। इसलिए हमें स्किल्स को जानना जरूरी है। ध्यान योग एक स्किल है। जब हम जानेंगे तो हम निर्विचार मन को शांत करने की विधि जानेंगे। फिर प्राकृतिक चिकित्सा भी एक स्किल है कि आप ऐसी क्रियाओं को समझें, शरीर की प्रकृति को समझें और कैसे शरीर से विकृतियों को, विकारों को हटाना है। राहु एक विकार है। विकारों और संपूर्ण संसार ही विकार है वैसे तो समझिए कि पूरे संसार में ही राहु का साम्राज्य चलता है। तो गंदगी को कैसे बाहर निकालना है, बॉडी को डिटॉक्सिकेट कैसे करना है, प्राकृतिक चिकित्सा हमें बहुत अच्छे से बताती है। फिलॉसफी स्वयं बृहस्पति रूपा यह ग्रह है, कोर्स है। आपके ज्ञान, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या है, कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, इसमें बताया गया है फिलॉसफी के कोर्स में। और अगर आप कोई इस तरह का सहयोग चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित एक काउंसलिंग चाहते हैं अपने लाइफ को लेकर, तो आप संपर्क कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अग्निमय बुद्ध यह ग्रंथ भी बृहस्पति प्रधान है। आपको बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, इन सब की चर्चा आपको इसमें मिल जाती है अग्निमय बुद्ध में। लेकिन अभी ये अवेलेबल जो है, आप सीधा इसे मुझसे प्राप्त करते, 350 रुपए इसका शुल्क है। और इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, बाय कुरियर आपके घर पे पहुंच जाएगी। आपको 350 रुपए पे करना होगा इसके लिए। और आप वो कैसे कर पाएंगे? तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, ध्यान योग का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपको दर्शन का कोर्स, या आपको किसी भी तरह की लाइफ काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए सशुल्क होगा सब कुछ। आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर उसकी डिटेल लेनी है। पुस्तक के लिए आपको इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, 350 रुपए पे कर आप व्हाट्सएप मैसेज पर उसकी डिटेल भेजिए, पेमेंट रिसिप्ट के साथ अपना पूरा पता दीजिए। बाय पोस्ट आपको पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, बाय पोस्ट आपको पुस्तक पहुंचा दी जाएगी, कुरियर से आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, नरेंद्र माकुड़े जी, नवज्योति नाथ जी, राकेश मराठे जी, योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, एके त्यागी जी, माधुरी कोल्हे जी, रतन सिंह जी, विनोद के सूद, प्रभुदत्त शर्मा, प्रकाश कहर, सविता नायक जी, कन्हई कुमार जी, सतीश मास्टर, गोविंद प्रसाद नीमा, अमन कक्कर, रूपलाल विश्वकर्मा, पलकधारी राजभर, राजेंद्र कुमार, बिमला शाह, लवकुश वर्मा, चित्रंजन बरुआ, धन्यवाद भारत, घनश्याम सरोदे, दयानंद जी, पार जी, कुंवर जी, किशोर वैद्य जी, श्री कृष्ण योगेश्वर, श्री कृष्ण जलाराम राय का। कुछ लोगों के अनुसार उत्तरायण 22 दिसंबर से शुरू होता है, क्योंकि उस दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है। कुछ लोग मकर संक्रांति से, उत्तरायण मकर संक्रांति से ही शुरू होता है जी। ठीक है, मकर संक्रांति से ही उत्तरायण शुरू हो जाता है, ये फिक्स कर दिया है। ये फिक्स नहीं होता कि 22 दिसंबर से ही होगा, ये बिल्कुल 100% फिक्स नहीं होता, इसकी तारीख बदलती रहती है। तो हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, राशियों के अनुसार
सूर्य की स्थिति मकर राशि में पड़ने से उत्तरायण प्रारंभ होता है। ठीक है, ऐसा ही मान्यता है। ठीक, चलिए हीरालाल यादव जी, नीलम यादव जी, गंभीर शाह, योगेंद्र पंडित, किशोर वैद्य, कलेंद्र सेठ। श्री कृष्ण, 3 वर्ष तो सोचने में ही बीत गए गुरुजी, 15 वर्ष और सोचने में ही गुजरेगी क्या? आप जो भी बोल रहे हैं सच है? नहीं, 15 वर्ष क्यों सोचने में गुजरेगी? ज्ञान को प्रकट कीजिए, सूक्ष्म जगत के रहस्यों को खोलिए, ध्यान योग शुरू कीजिए। ठीक ना? राहु देव अपने आप शांत होना शुरू कर देंगे। और राहु की दशा हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। समय बदलेगा, दशाओं का प्रभाव भी बदल जाएगा। अनिद्रा, भ्रम, कुछ ना करने देना, ये सब मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, ज्ञान का वर्धन कीजिए। जयंती भाई पटेल, और ध्यान योग सीखिए। राहु की दशा में ध्यान योग सहायता देगा। जयंती भाई पटेल, महेश पंसारी जी, त्रिषष्ठ एकादशो राहु सर्वरिष्ट विनश्यति। अच्छी बात है। मेरी बेटी रिया के जन्म पत्री में राहु का होना बताया गया है। अरे कौन सी जन्म पत्री है जिसमें राहु केतु नहीं है? दुनिया में कोई ऐसी जन्म पत्री बनती ही नहीं है जिसमें राहु केतु ना हो। उसे अपनी डरावनी आते हैं और नीट में कुछ ही नंबर से रह गई थी, कृपया मार्गदर्शन करें। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, जो नंबर दिया गया उस पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। बुध राहु दोनों एक साथ बैठे हो, कैसा फल लेकर बैठे उस पर निर्भर करता है। ये ऐसे कहकर नहीं बोला जाता है किसी के विषय में। हाँ, अगर आप साधारण बात जानना चाहते हैं कि बुध राहु साथ बैठे हैं तो शुभ नहीं माना जाता। राहु इज शिवा मेडिटेशन गॉड। शिव में सब कुछ समाहित है। शंकर प्रसाद, प्रणाम आचार्य जी। महेश पंसारे, ऐसा लगता है राहु परमात्मा को भी नियंत्रित करता है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है भाई? राहु तो भावनात्मक संसार में है और परमात्मा भावातीत है, भावनाओं से परे है। ठीक है, तो राहु की जो साम्राज्य है वो भावनाओं में सीमित है। ग्रहों का साम्राज्य मन की दुनिया में ही सीमित है, तो परमात्मा वो कहां से नियंत्रित करेगा? क्या क्रिया योग का टेक्निक भी हमें वीडियो के माध्यम से सिखाएं? आप कोर्स कीजिए, ध्यान योग का कोर्स। ज्ञान गंगा, मीना तुदई जी, दिनेश भाई डाभी, पुष्पा शर्मा, जिनको भी राहु की दशा से मुक्ति चाहिए उन्हें जरूर ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये कोर्सेस करनी चाहिए। लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज की चर्चा को। और राहु से घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का वर्धन करना, बुद्धि का सही प्रयोग, विवेक को जागृत होना, ज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान देता है। तो हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, और गुरु ज्ञान देने वाला है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह कहा, इसीलिए कहा जाता है गुरु के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान होता है। चलिए, ये ज्योतिष है, मैं लाऊंगा एक ज्योतिष को अलग ढंग से, जैसा यूट्यूब पे चल रहा है उस ढंग से नहीं, एक अलग ढंग से ग्रहों के यथार्थ को समझना है और जीवन को समझना है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे हम, और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से ज्योतिष संबंधी समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
ये नहीं कि कौन से इस ग्रह में अच्छा ये ग्रह बैठ गया तो ऐसा फल देगा। अरे हर चीज के पीछे, हर कार्य के पीछे कारण होता है। सत्कार्यवाद से मुक्त कोई भी सिद्धांत नहीं है। हर चीज के पीछे कारण होता है। कोई कहेगा कि भाई ऐसा कर लो राहु शांत हो, ऐसा क्यों? उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए कि राहु शांति ऐसे करने से हो ही जाएगी, कैसे हो जाएगी? कुछ लोग कहते हैं मंत्र जाप से राहु शांत होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्र जाप से राहु शांत होता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि मंत्र जाप से आप ओवर थिंकिंग को रोकते हैं। लेकिन कई बार मंत्र भी चलता रहता है और ओवर थिंकिंग भी चलती रहती है, तो मंत्र जाप करने का सही तरीका जानना चाहिए। तो जो ग्रहों का जो रियल इंपैक्ट है, रियल फॉर्म ग्रहों का क्या है हमारे लाइफ में, उसको समझना जरूरी है। राहु क्या है? राहु को लोगों को डरा देंगे, राहु ये पूजा करवा लो, वो ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, लेकिन उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों करना है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने, किसी ने ऐसे ही चर्चा हुई किसी महानुभाव से कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, तो ये राहु की दशा चल रही है। तो राहु की दशा में कॉमन सिम्टम है, ओवर थिंकिंग होती है, सबको होती है। या फिर राहु की दशा ना भी हो, मैं कहता हूं ओवर थिंकिंग हो रही है तो राहु का प्रभाव ही है वो। ठीक, तो शनि भी मिला जुला प्रभाव ही देता है राहु जैसा। चलिए, ये अलग अलग बातें हैं कुछ। कभी कभी हम आध्यात्मिक और जीवन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से ज्योतिष को समझना, यह नहीं कि कौन सा ग्रह यहां बैठा है तो ऐसा फल दे देगा, जीवन में ये कर देगा, वो कर देगा। छोड़िए, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कैसा भी बैठा हो, लेकिन अगर राहु की समस्या है तो आप अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाइए, जीवन का ज्ञान बढ़ाइए, जीवन संबंधी ग्रंथों का या महापुरुषों के ऐसे वाणियों को पढ़ना शुरू कीजिए, योग सूत्र को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको अब एक उपाय बताया जाता है राहु का कि आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, राहु शांत हो जाएंगे। अरे शास्त्रों का अध्ययन रट्टू तोता की तरह नहीं। कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं ना, पूजा रूम में बैठ जाते हैं और थोड़ा सा श्लोक पढ़ेंगे, हो गया। मतलब गीता पढ़ना उनके लिए एक पूजा है, एक फॉर्मेलिटी है। नहीं, गीता को पूजा रूम से निकालिए और स्टडी टेबल पर ले आइए और गंभीरता से चिंतन कीजिए कि अगर अर्जुन ऐसा प्रश्न कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कृष्ण अगर अर्जुन को कोई उत्तर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। इस चैनल पर जो गीता का भाष्य दिया गया है वो उसी तरह से दिया गया है, चिंतन मनन करते हुए दिया गया, ना कि बस एक औपचारिकता, बस हमने गीता का पाठ कर लिया। अगर घर में एक दिया जलाना है तो आपको पता होना चाहिए कि दिया क्यों जलाते हैं, किस तरह की एनर्जी रेडिएट होती है जब हम घर में दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो क्या चीज होता है। तो जब ज्ञान का वर्धन होगा ना तो समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर राहु समस्या है तो ज्ञान जो है उन समस्याओं को दूर करेगा। तो हमेशा आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह जैसा भी बैठा हो, आप हमेशा उसका सहारा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, ज्ञान को सही दिशा में, ज्ञान का वर्धन कीजिए, समस्याएं दूर होंगी, क्यों नहीं होंगी। इसीलिए ज्योतिष में मान्य है कि अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़ जाए या केतु पे पड़ जाए तो समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाता है, उनमें शुभता आ जाती है। सबसे पावरफुल दृष्टि मानी जाती है बृहस्पति ग्रह की, वो जहां दृष्टि डालता है वहां पर शुभता फैलाता है। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार जिस भाव में बृहस्पति बैठता है वहां नुकसान देता है। दीपक तले अंधेरा, ऐसा भी देखा गया है। चलिए, ठीक है, चर्चाएं चलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर भी कर दें। आगे हम और चर्चा करेंगे, कल फिर लाइव चर्चा में आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम विराम देते हैं इस चर्चा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।